आप सभी को न्यूज़ गैंगस्टर का सादर प्रणाम। तो क्या है कि एक लंबे समय के बाद हम आए हैं आपके सामने, अपने ऑडियंस और व्यूअर्स के सामने, एक अनकट सेगमेंट लेके। हमारे यूट्यूब चैनल का वो सेगमेंट जिसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, जिसमें पहले से कोई तयशुदा फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन नहीं होती। जो भी होता है एक बेसिक पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, उसी के आधार पे हम जो है पूरे इंसिडेंट को या पूरे सब्जेक्ट को, पूरे विषय को एक्सप्लेन करते हैं। तो देश के लिए और दुनिया के लिए एक बड़ा मौका है। सुनीता विलियम्स नाम की महिला, जिन्होंने अपनी हाल ही में स्पेस की यात्रा संपन्न की और सकुशल संपन्न की, ये बड़ी बात है। तो सुनीता विलियम्स वापस धरती पर आ गई हैं लगभग 9 महीने का सफ़र तय करने के बाद। एक ऐसा सफ़र जो महज कुछ दिन, मतलब जो पहले से योजना बनी थी उसके आधार पर उन्हें महज कुछ ही दिन अंतरिक्ष में रहना था, लेकिन क्योंकि जो कुछ तकनीकी कारणों के चलते उन्हें लगभग 9 महीने तक जो है अंतरिक्ष में रहना पड़ा। तो इस पूरे विषय का एक बड़ा अच्छा पहलू है। मेरी जो जितना मैं इस सब्जेक्ट को, इस विषय को ऑब्जर्व कर पाया, तो मुझे एक पहलू बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगता है कि वो आम लोगों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आम लोगों को वो जो चैलेंज है वो समझना चाहिए, जो इस पूरे, इस तरह के जो पूरे इंसिडेंट हैं, इसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो मुझे लगता है लोगों को जानना चाहिए। तो क्या है कि जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस जाते हैं और अपनी स्पेस जर्नी पूरी करते हैं, तो उनके शरीर पर भी बहुत असर पड़ता है, बहुत से असर पड़ते हैं। जैसे उनके दिमाग पर, उनके मसल मास पर, उनकी बोन डेंसिटी पर, उनकी इवन उनकी मेंटल हेल्थ पर। तो कई तरह के असर हैं और इवन यहाँ तक ही नहीं, उनके जो एस्ट्रोनॉट्स के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, इस पर भी काफ़ी असर पड़ता है। अच्छा या बुरा ये हम वीडियो में आगे जानेंगे, पर ये बड़ी सरप्राइजिंग, और सरप्राइजिंग तो नहीं पर बहुत एस्टोनिशिंग बात है कि एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस जाते हैं, वापस आने पर उनकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रह जाती फिजिकली। तो आइए बिना ज़्यादा समय ज़ाया किए इस विषय की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, स्पेस में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाली महिला सुनीता विलियम्स बन चुकी हैं। 900 घंटे उन्होंने रिसर्च की और लगभग 150 तरह के 150 एक्सपेरिमेंट्स किए और 9 बार स्पेस वॉक की। तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत मतलब एक फीमेल एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत चैलेंजिंग रही होंगी, और ये इट इज़ नथिंग लेस देन एन अचीवमेंट फॉर सुनीता विलियम्स। तो जून 2024 में लगभग 8 दिन के लिए ये प्लान किया गया कि वो जाएंगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और लेकिन उनकी रिटर्न काफ़ी डिले हो गई, क्योंकि जो मतलब विमान ही कहेंगे उसको, जो स्पेस क्राफ्ट उन्हें ले जाने वाला था बोइंग, उसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आई, जिसके बाद ऐसा नासा की तरफ से कहा गया कि उनका अभी बोइंग से वापस आना अनसेफ है, जिसके बाद उनकी जो रिटर्न है वो डिले होते गई, डिले होते गई, और ये लगभग लगभग 9 महीने यानी 286 डेज तक डिले हुई। और 286 डेज के बाद वो एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भेजा, जिसकी मदद से सुनीता विलियम्स फ्लोरिडा के तट पर लैंड की। और लैंड होने का समय 3:30, टू बी स्पेसिफिक 3:27। तो और हाँ, ये बड़ा अच्छा है, इस घटना का वीडियो जब आया तो ये देखा गया कि जिस कैप्सूल से वो पैराशूट खुलने के बाद वो उतरी और जिस कैप्सूल से बाहर आई, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सी डॉल्फिन्स थी। तो उसका बहुत अच्छा वीडियो है। उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर कदम रखने तक की जो पूरी प्रक्रिया थी वो लगभग 17 घंटे की थी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि लगभग 286 दिनों के बाद सुनीता विलियम्स ने अपने जो अपनी जो हड्डियां हैं उनमें ग्रेविटी महसूस की और अपने कदमों तले ज़मीन महसूस की।
तो ये तो पूरा घटनाक्रम था, इसके बारे में आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जान सुन और समझ चुके होंगे। और हाँ, एक और बड़ा अच्छा डेवलपमेंट था कि सुनीता विलियम्स ने स्पेस से ही महाकुंभ की एक तस्वीर ली। ये उनके कज़न ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी मीडिया को कि तो और ये चीज़ ये भी हम इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए बड़ा गर्व का विषय कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष से भी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैदरिंग थी, महाकुंभ, वो नज़र आ रही थी, जिसकी तस्वीर सुनीता विलियम्स ने स्पेस में रहते हुए ली। अब इसके बाद हमारे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिस पर ये वीडियो आधारित है, कि स्पेस में जाने के बाद किस तरह एस्ट्रोनॉट्स की जो लाइफ है वो शारीरिक दृष्टिकोण से पहले जैसी नहीं रह जाती। तो वो कौन कौन से शरीर के अंग हैं या शरीर पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं स्पेस से वापस आने के बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे वाइटल ऑर्गन की, दिल, हार्ट, हृदय। तो जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, दिल जब तक धड़कता है लोग जिंदा रहते हैं। तो क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, तो वहाँ पर हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उससे जो पंपिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट की जो एफिशिएंसी है वो घटती है और जो हार्ट का साइज़ है वो भी थोड़ा घटता है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल वैसी कोई बहुत चिंताजनक बात नहीं है, क्योंकि एक टेम्परेरी प्रोसेस है। धरती पर वापस आने के बाद और कुछ समय ग्रेविटी के प्रभाव में रहने के बाद हार्ट वापस पुरानी तरह पंपिंग प्रोसेस में आ जाता है, पूरी तरह पंप करने लगता है, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है और उसका साइज भी पहले जैसा हो जाता है। तो ये हार्ट पर सबसे बड़ा पहला प्रभाव है। उसके बाद इसकी वजह से क्या असर पड़ता है? स्वाभाविक सी बात है कि लो ब्लड प्रेशर हो जाता है एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस से आने के बाद, क्योंकि उनका हार्ट जो जिसे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, उसे ग्रेविटी में आने के बाद अचानक से बहुत मेहनत करनी पड़ती है धरती पर आने के बाद, तो थोड़ा लो ब्लड प्रेशर होता है, डिजीनेस होती है। और ये दो बड़े प्रभाव हैं हार्ट पर। और उसके बाद ये भी है कि कार्डियोवैस्कुलर जो पूरा सिस्टम है, मतलब जो पूरी हार्ट के काम करने की जो प्रक्रिया है, ये एस्ट्रोनॉट्स की बेहतर देखी गई है। मतलब ऐसा स्टडीज़ में पाया गया है कि जो एस्ट्रोनॉट्स के जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये स्पेस से वापस आने के बाद, धरती पर कुछ समय रहने के बाद थोड़ी बेहतर हो जाती है। तो हार्ट पे ओवरऑल कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। हार्ट जो है मूलतः ग्रेविटी का ही रोल है कि जहाँ ग्रेविटी है वहाँ पर हार्ट पे अलग तरह का असर है और जहाँ ग्रेविटी नहीं है वहाँ हार्ट पर दूसरे तरह का असर है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन पे, जैसे कहा जाता है दिमाग यानी ब्रेन। तो यहाँ भी ग्रेविटी का ही सबसे क्रूशियल और सबसे प्राइमरी रोल है कि ग्रेविटी नहीं होगी तो हार्ट ब्रेन यानी दिमाग सिग्नल्स रिसीव करना या फिर सिग्नल्स जो रिसीविंग का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जैसा कि और मीडिया रिपोर्ट्स में जैसा कि हमने रिसर्च में पता किया कि रिसर्चर्स ये कहती हैं, स्टडीज़ ये कहती हैं कि लैक ऑफ ग्रेविटी कैन ऑल्टर द वे ब्रेन फीड सिग्नल्स। तो जिस तरह आपके दिमाग को सिग्नल्स मिलते हैं वो पूरी प्रक्रिया ही इफेक्ट हो जाती है ग्रेविटी न होने पर, यानी स्पेस में होने पर। तो और इससे होगा क्या कि फिर इससे मोशन सिकनेस होने लगती है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी जब आप धरती पर जहाँ पे ग्रेविटी है वहाँ से आप स्पेस में जाते हैं जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो आपको लैक ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन हो जाता है, यानी आप भूलने लगते हैं कि किस तरफ आपको जाना है, किस तरफ जाएंगे तो वहाँ क्या क्या रखा है या किस तरफ कौन सी जगह है। तो लैक ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन भी एक बड़ा इम्पैक्ट है स्पेस में जाने के बाद। इसके बाद इस पूरे प्रोसेस में, यानी अगर आप स्पेस से लौट कर वापस आते हैं तो आपके ब्रेन को नॉर्मली फंक्शन करने के लिए महीनों लग जाते हैं। और आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको दिखेंगे, जैसे कुछ लोग जो स्पेस से आए हैं वो शायद लाइफ टाइम स्पेस के इफेक्ट में रह जाते हैं। जैसे वो कुछ लिखते रहते हैं और उनको लगता है कि अभी वो पेन छोड़ेंगे तो ये हवा में रह जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो जब वो पेन छोड़ते हैं तो वापस गिर जाती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मतलब क्योंकि स्पेस में वो फ्लोट करते रहते हैं, मतलब हवा में ही रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो कहीं से अगर थोड़ा नीचे जाएंगे या कूदेंगे तो वो फ्लोट ही करेंगे या हवा में रह जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं। तो इसलिए अक्सर ये भी होता है कि उन्हें चोट लग जाती है, वो समझ नहीं पाते कि चलना कैसे है। तो ये भी एक बड़ा असर है कि आपके ब्रेन को ये प्रोसेस करने में बहुत समय लग जाता है
कि आप वापस धरती पर आ चुके हैं और यहाँ ग्रेविटी नहीं है। तो सॉरी, यहाँ ग्रेविटी है, स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। तो वही है। और हाँ, एक एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्पेस से वापस लौटने के बाद बैलेंसिंग में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ब्रेन से जुड़ा मसला है। तो आपको शरीर को संतुलित करने में भी थोड़ा समय लगता है, क्योंकि स्पेस में तो आपको आपको कोई कोई ताकत लगानी नहीं पड़ती, आपको पैर बहुत हिलाने का मतलब नहीं है, आप हवा में ही रहेंगे। पर यहाँ आपको थोड़ा पुश करना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो यहाँ आपको शरीर को थोड़ा बैलेंस करने में, यानी संतुलित करने में समय लगता है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस से वापस आते हैं। और इसीलिए जो लोग भी स्पेस से वापस आते हैं, उन्हें जब वो आते ही हैं, उन्हें ठीक आने के तुरंत बाद या तो चेयर पर बैठा दिया जाता है, या उन्हें कई लोग, आपने वीडियो में भी देखा होगा, सुनीता विलियम्स को बहुत सारे लोग स्पेस कैप्सूल से निकाल रहे थे, और उसके बाद उन्हें थोड़ा सेटल कराया गया, एक जगह बैठाया गया कि उनका कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें बैलेंसिंग में दिक्कत होने लगे, वो गिर जाएं खड़े हों तो, या चलने में दिक्कत हो, क्योंकि वो स्पेस से आई हैं जहाँ पर चलने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। तो यहाँ उनको चलना है, तो सबसे पहले उनको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो ये कुछ फैक्टर थे। ब्रेन किस तरह एस्ट्रोनॉट्स का इफेक्ट होता है स्पेस से लौटने के बाद। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ शरीर की, वो है हड्डियाँ। तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि स्पेस से लौटने के बाद आपकी जो बोन डेंसिटी है वो कम होती है, और आपकी बोन ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, यानी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, और प्रोन टू ब्रेकिंग हो जाती है, यानी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। यानी अगर आप नॉर्मली जब पृथ्वी पर रहते हैं तब आपकी हड्डियां थोड़ा मजबूत स्थिति में होती हैं, लेकिन जब आप स्पेस में होते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पर आपकी जो हड्डियां हैं वो थोड़ी थिन हो जाती हैं, थोड़ी उनकी जो थिकनेस है, उनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। थिकनेस नहीं, डेंसिटी उनकी कम होती है। तो और ये इसके लिए भी फिगर्स तक हैं कि ये ठीक, हाँ, और ये ठीक वैसा ही है कि अगर आप 2 हफ्ते बिस्तर पे लेटे रहिए तो आपकी हड्डियों को जितना नुकसान होगा, ठीक उतना ही नुकसान होगा अगर आप 2 हफ्ते स्पेस में बिताते हैं। यानी आपकी हड्डियां उतनी शिथिल हो जाती हैं, उतनी हल्की हो जाती हैं, उतना आपको हल्का महसूस होता है। तो अगर आप 2 हफ्ते बिस्तर पे हैं और 2 हफ्ते स्पेस में हैं, दोनों एक ही चीज़ है। और 2 हफ्ते बिस्तर पे रहने का मतलब कि आप 1 सेकंड के लिए भी बिस्तर छोड़िए नहीं, आप लेटे ही रहिए। तो बोथ ऑफ द थिंग्स आर सेम। और हाँ, स्पाइन और पेल्विस, ये दो बोन के पार्ट हैं, मतलब ये जो 2 हड्डियां हैं, इन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। और क्योंकि हाँ, यहीं पर बोन डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहीं पर ही सबसे ज़्यादा हड्डियों की जो डेंसिटी है वो कम होगी। और 14% तक, यानी मैक्स टू मैक्स अपर लिमिट ये है कि आपकी बोन डेंसिटी, अगर आप स्पेस में लगभग 8-10 महीने या 1 साल बिता कर आते हैं, तो आपकी जो बोन डेंसिटी है वो 14% तक घट सकती है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है अच्छा, कि जैसे जो रेडियस बोन है, कलाई को जोड़ने वाली बोन है, इसे भी नॉर्मल होने में 6 से 12 महीने तक का समय लग जाता है। तो ये हो गई हड्डियों की बात। स्किन पे का भी रोल है, क्योंकि भाई स्किन पे भी असर पड़ेगा ही पड़ेगा। त्वचा हमारी शरीर के सबसे नाजुक हिस्सों में से है, तो स्किन पर ये असर है, क्योंकि स्पेस में रेडिएशन बहुत है, तो रेडिएशन का बहुत अच्छा असर नहीं होता स्किन पर। और आप जब अर्थ की बहुत सारी लेयर्स को क्रॉस करते हैं, तो वैसे ही इन्वायरमेंट पूरी तरह चेंज हो जाता है, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं आप, तो उसका असर पड़ता ही पड़ता है। और क्योंकि स्पेस में जाने के बाद लोगों का, एस्ट्रोनॉट्स का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, तो उससे उनकी स्किन ऑटोमेटिकली डिटोरिएट करती ही है, यानी स्किन की, त्वचा की जो स्थिति है वो बिगड़ती ही है, वो थोड़ी खराब होती ही है। इसके बाद मैंने एक टर्म यूज़ किया, वो है रेडिएशन। तो रेडिएशन, क्योंकि आप मान लीजिए कि आप, क्योंकि धरती पर ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन है, कि बहुत थिन लेयर है ओजोन लेयर, तो उसकी वजह से प्रोटेक्शन है। लेकिन जब आप स्पेस में जाते हैं तो आप अर्थ के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज़्यादा, यानी 100 गुना ज़्यादा रेडिएशन के खतरे में होते हैं। तो जहाँ पर 100 गुना ज़्यादा रेडिएशन होगी, वहाँ स्वाभाविक सी बात है उसके अपने डेंजर होंगे, उसके अपने डिमेरिट्स होंगे, उसके इफेक्ट्स होंगे। तो इफेक्ट्स का कुछ ऐसा है कि भाई, फिर रेडिएशन एक बड़ा फैक्टर होता है कैंसर के पेशेंट्स में, तो कैंसर का खतरा बढ़ता है। यानी कि एस्ट्रोनॉट्स
जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनमें कैंसर का खतरा ज़्यादा हो सकता है रेडिएशन की वजह से। और एक और चीज़ ये है कि रेडिएशन का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है लोगों एस्ट्रोनॉट्स के यानी लोगों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो यानी आप अगर और फिर बात ये वहीं आ जाती है कि आपके दिमाग पर असर पड़ेगा, दिल पर असर पड़ेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बुरी तरह अफेक्ट होता है रेडिएशन से। डीजनरेटिव डिजीज़ेज़ यानी जो बहुत ख़तरनाक बीमारियां हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ेज़ हो गई, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हो गई, किडनी की दिक्कत हो गई, तो रेडिएशन की वजह से ये सारे खतरे भी बढ़ते हैं, इन सारी बीमारियों के खतरे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैंसर का खतरा भी बढ़ता है रेडिएशन की वजह से। अब आ जाइए जिस चीज़ पर असर पड़ता है स्पेस का, यानी एस्ट्रोनॉट्स पे जो असर पड़ता है उनकी सेहत पर, वो है मसल। आप अगर ज़्यादा समय तक यानी एस्ट्रोनॉट्स अगर ज़्यादा समय तक स्पेस में रहते हैं तो उस पर उनके मसल मास कम होता है उनका। ये हम वीडियोस और फोटोज़ में हमने देखा है कि सुनीता विलियम्स पहले जिस तरह की नज़र आ रही थी स्पेस में जाने से पहले, अब वैसी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं, यानी उनका हैवी मसल मास लॉस हुआ है। इसके अलावा कि वहाँ भी अगर स्पेस में रहते हुए अगर एस्ट्रोनॉट्स अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, तो उनका मसल मास लॉस होता ही है। यानी फीमेल्स का जो मसल मास है उसके लॉस होने की ज़्यादा संभावना होती है। और एस्ट्रोनॉट्स की आइज़ पे भी बुरा असर पड़ता है स्पेस में जाने का। ब्लर्ड विजन जैसी समस्याएं एस्ट्रोनॉट्स में देखी गई हैं। और एक और कॉमन दिक्कत एस्ट्रोनॉट्स में जो देखी गई है कि उनकी आंखें उसके बैक साइड में स्वेलिंग होने लगती है। और स्पेस में जाने के बाद जो आंख से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें होती हैं उनके लिए एक टर्म दिया गया है SANS, यानी स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो क्लियर सिंड्रोम। फिर एक और चीज़ आ जाती है जिस पर बात आजकल बहुत होती है, वो है मेंटल हेल्थ। स्पेस में जब आप बहुत समय तक रहते हैं, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एस्ट्रोनॉट्स ही कहते हैं अपने इंटरव्यूज़ में, मीडिया रिपोर्ट्स में, कि जब आप ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहते हैं जहाँ पर जीवन सामान्य नहीं है, जहाँ पर मतलब एक नई दुनिया है पूरी की पूरी, जहाँ पे जीने के तरीके से लेके रहन सहन खान पान सारी चीज़ें अलग है, वहाँ वहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ पर भी काफ़ी असर पड़ता है। और किस तरह पड़ता है ये बड़ा प्रश्न है। तो मतलब ऐसा बहुत से एस्ट्रोनॉट्स ने कहा कि जब आप स्पेस से धरती की तरफ देखते हैं तब आपका जो जिंदगी के प्रति और धरती के प्रति नज़रिया है वो पूरी तरह बदल जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि ओजोन लेयर है, बहुत थिन लेयर है। तो जब आपको ये रियलाइजेशन होता है कि भाई कितना एक थिन लेयर की वजह से सब लोग बचे हुए हैं, तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया मतलब एक मिथ्या है। मतलब ये थोड़ा धर्म सम्मत बात साउंड करती है, पर ये फैक्ट भी है कि जब लोग उतनी दूर से धरती की तरफ निहारते हैं तो उन्हें रियलाइजेशन होता है कि भाई नथिंग, देयर इज़ नथिंग। तो ये उनकी मेंटल हेल्थ पे असर डालता ही डालता है। और इस पूरे फिनोमिना को द ओवरव्यू इफेक्ट कहा जाता है। एक फॉर्मर नासा के एस्ट्रोनॉट हुए रॉन गैरन, तो उन्होंने स्पेस में 178 दिन बिताए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब उन्होंने धरती पर देखा स्पेस से, तो एक बड़ा सोबर रियलाइजेशन हुआ कि अर्थ कितनी फ्रेजाइल है। मतलब एक जैसे सुई की नोक पर टिकी हुई जिंदगी कुछ इस तरह है। और उन्होंने कहा कि आई सॉ एन iridescent biosphere teeming with life. I didn't see an economy. कितनी बड़ी बात है कि बट सिंस आर ह्यूमन मेड सिस्टम्स ट्रीट एवरीथिंग इंक्लूडिंग द वेरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स of our planet as the subsidiary of global economy, it's obvious from the vantage point of space that we are living a lie. कुल मिलाकर यही है कि जब आप बहुत दूर से अपनी पृथ्वी की तरफ, अपनी ज़मीन की तरफ निहारते हैं, तो आपको वहाँ से कोई अर्थव्यवस्था नहीं दिखती है। बस जो दिखता है कि बस एक पतला सा आवरण है और एक बहुत बहुत कितनी कि मतलब पृथ्वी कितनी संजीदा है, कितनी संवेदनशील है और कितनी संवेदनशील बुनियाद पर टिकी हुई है।
तो आपको लगता है कि फिर ये सब तो झूठ है, मतलब ये जो पूरा जीवन है और जो सब कुछ चल रहा है और जो मनुष्य ने बना दिया है इतना भारी भरकम, तो जो पूरा मानव तंत्र है बना बनाया, ये मतलब इट्स ऑल अ लाई। तो ये कहना था नासा के फॉर्मर एस्ट्रोनॉट का। तो इसके बाद और ये भी है कि इस पर नासा ने भी एक बार ये कहा कि नासा ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि स्पेस फिलोसोफर एंड ऑथर फ्रैंक वाइट कॉइन्ड द टर्म ओवरव्यू इफेक्ट इन अ बुक ऑफ द सेम नेम। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो धरती यानी स्पेस से धरती की तरफ निहारने की जो पूरी प्रक्रिया है, इसके लिए एक टर्म दिया गया, द ओवरव्यू इफेक्ट। और द ओवरव्यू इफेक्ट कैन क्रिएट पावरफुल शिफ्ट्स इन द वे यू थिंक अबाउट अर्थ एंड लाइफ। स्वाभाविक सी बात है, जब आप बहुत दूर से पृथ्वी की तरफ निहारते हैं तो आपका जिंदगी और धरती की तरफ देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। और द वर्ड्स ब्यूटीफुल एंड फ्रेजाइल आर ऑफन यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स डिस्क्राइबिंग देयर एक्सपीरियंस। स्वाभाविक सी बात है, या तो वो धरती को उसके बाद अद्भुत कहते हैं, सुंदर कहते हैं, अप्रतिम कहते हैं, और या तो कहते हैं संवेदनशील, कमजोर और बहुत हल्की बुनियाद पर टिकी हुई। तो ये कुछ बातें थी कि किस तरह इंसान की मेंटल हेल्थ यानी एस्ट्रोनॉट्स की मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है स्पेस से धरती की तरफ निहारने पर और स्पेस से वापस धरती पर लौटने के बाद। इसके बाद बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे डिजीनेस फील होती है। और हाँ, ये भी एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है कि बहुत आश्चर्यजनक तथ्य है कि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस से लौटते हैं तो उनकी हाइट थोड़ी बढ़ जाती है। यानी जैसे कि ये मैक्स देखा गया है कि मैक्सिमम अगर एक कोई एस्ट्रोनॉट आया है तो उसकी हाइट 2 इंच तक बढ़ी हुई थी। लेकिन ये भी एक टेम्परेरी प्रोसेस है, कुछ ही दिन तक उनकी हाइट बढ़ी रहती है, कुछ दिन बाद वो अपनी जो सामान्य हाइट है उस पर आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 5 इंच के हैं और आप स्पेस जाते हैं और आप लंबा समय वहाँ बिताते हैं, तो जब आप स्पेस से वापस लौटेंगे तो आपकी 1-2 इंच हाइट बढ़ जाती है, यानी आप 5 फीट 7 इंच के हो जाएंगे या 5 फीट 6 इंच के। तो ये भी एक बड़ा मतलब कुदरती करिश्मा है कि आप जब ग्रेविटी में ज़्यादा समय बिताते हैं तो क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, आपको अपनी तरफ नहीं खींचती, आपके शरीर को एक्स्ट्रा पुल नहीं करना पड़ता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो वहाँ आप जो है थोड़े से लंबे हो जाते हैं। तो स्पेस को कॉम्प्लान कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, बहुत स्टूपिड सजेशन है ये। तो इसके बाद बैलेंस एक बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए भी एक टर्म दिया गया स्पेस लेग्स। यानी और ये भी है कि स्पेस में लेग्स का क्या ही रोल है, वो जब आप फ्लोट कर रहे हैं तो वहाँ पर बस थोड़ा बहुत जो मतलब फ्लोट करने में ही जो यूज़ है, बाकी तो धरती पर तो पैरों का उपयोग चलने में ही है, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो वहाँ पर ऐसा कोई खास रोल नहीं है। इसके बाद तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के बारे में आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग न्यूज़ वेबसाइट्स पर, अलग अलग वीडियोस में देख, सुन और समझ चुके होंगे। पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर उनके बारे में देनी हो तो सुनीता विलियम्स हिंदू धर्म का पालन करती हैं और दिसंबर 2006 में उन्होंने भगवत गीता की वो एक कॉपी लेकर नासा गई थी अपने ऑफिस। और सॉरी, नासा ही नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी लेकर गई थी गीता की एक कॉपी। इसके अलावा जुलाई 2012 में ओम का एक सिंबल यानी ओम का एक प्रतीक और उपनिषद की प्रति लेकर नासा गई थी। 1987 यानी 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस में उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। इसके बाद 1995 यानी 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1987 में अमेरिकी नौसेना यानी यूएसए नेवी में भर्ती हुई 1987 में, और उसके बाद जून 1998 में एक एस्ट्रोनॉट के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ, यानी 1998 में वो ऑफिशियली एस्ट्रोनॉट बनी। 2006 में उन्होंने पहली बार स्पेस जर्नी शुरू की। उसके बाद नासा के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मिशन के लिए 2012 में उन्होंने अपना पहली स्पेस जर्नी शुरू की। गुजरात का मेहसाणा जिला है और उस जिले के झुलासन गांव से इनके पिताजी ताल्लुक़ रखते हैं। 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो प्रोविंस के यूक्लिड शहर में उनका जन्म हुआ। शादी जिनसे हुई उनका नाम है माइकल जे विलियम्स, वो भी एक पायलट और टेक्सास में पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी हिंदू धर्म को मानते हैं। तो ये सुनीता विलियम्स का एक शॉर्ट इंट्रो था।
और ये एक बड़ा अचीवमेंट है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए सुनीता विलियम्स ने, इतने लंबे समय तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड, और इतने सफल एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद और इतने इतने रिसर्च करने के बाद। तो और क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं, तो ये भारतीयों के लिए गर्व की बात है। और जैसे कि कोई मेहमान जब बाहर जाता है और वापस अपने गांव लौटता है, अपनी धरती पर लौटता है, तो उसका स्वागत होता है। तो वैसे ही जब सुनीता विलियम्स स्पेस से वापस आई, तो उनके गांव जो महसाणा है, वहाँ भी लोग बहुत खुश हुए, पूजा पाठ हुई, लोगों ने उत्सव उत्सव की तरह मनाया कि भाई उनके घर की बेटी स्पेस, इतनी इतनी दूर, लोग तो अलग शहर, अलग प्रदेश, अलग देश जाते हैं, वो तो एक अलग दुनिया में ही चली गई थी, स्पेस में, अंतरिक्ष में गई। तो लोगों ने उनके गांव में उनका स्वागत किया, जश्न मनाया बेसिकली। तो एक बड़ी अचीवमेंट है। और जो टेक्निकली जो फेमिनिज्म की डेफिनेशन है, जो फेमिनिस्ट अगर किसी को कहा जाना चाहिए, तो मुझे लगता है ऐसे ही किरदारों पर फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट जैसे शब्द सूट करते हैं। तो ये भी एक सुनीता विलियम्स मुझे लगता है कि कल्पना चावला के बाद दूसरा ऐसा बड़ा नाम है जिन्होंने अपने स्पेस मिशन को इतना सक्सेसफुल बनाया। और कहाँ वो 8 दिन स्पेस में रुकने वाली थी और फिर सीधे 9 महीने तक रुकी। और अच्छी बात यह है कि सकुशल वापस लौटी। और मुझे लगता है कि उन्होंने जितने भी रिसर्च की होगी, जितना भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, जितनी स्टडी की होगी, वो स्पेस जो पूरा सब्जेक्ट है उसमें बहुत फ्रूटफुल होगी, बहुत मीनिंगफुल होगी और बहुत वैल्यू ऐड करेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि सुनीता विलियम्स भविष्य में भी इस तरह के और सक्सेसफुल स्पेस जर्नी करें, उनकी जो रिसर्च है वो और ऐसे ही प्रोसीड करे। क्योंकि साइंस मेरा सब्जेक्ट कभी रहा नहीं है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। इस दौरान अगर कोई वर्ड, कोई फैक्ट, कोई इन्फॉर्मेशन गलत हुई हो तो उसके लिए अपॉलॉजीज पहले से ही। तो मिलेंगे किसी अगले सेगमेंट में, किसी अगले विषय पर, अनकट सेगमेंट के साथ। तब तक सुनीता विलियम्स की वापसी का जश्न मनाइए और इस बात की खुशी मनाइए कि एक महिला इतनी लंबी यात्रा तय करती है और सफल यात्रा तय करती है और एक उपलब्धि हासिल करती है और देश और दुनिया की तमाम महिलाओं के लिए एक नज़ीर पेश करती है कि महिला होने के नाते कितना, महिला होने के बाद कितना कुछ बेहतर किया जा सकता है और समाज को कितना कुछ दिया जा सकता है। ज़रूर, बेशक इतिहास सुनीता विलियम्स को हमेशा याद रखेगा। धन्यवाद।